हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनरिच डिजिटल एकेडमी। एंड आज आपके सामने एक धमाकेदार पेशकश की जा रही है हमारी ओर से, और वो ये है कि हम लोग बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड्स के लिए एक फुल सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं। और उस यूट्यूब चैनल में पहली स्टार्टिंग अपन कर रहे हैं केमिस्ट्री के साथ में, और वहाँ पर अपन शुरुआत करेंगे जो सीबीएसई में जो चैप्टर्स इस साल के सिलेबस में इंक्लूडेड है वही चैप्टर्स पहले कवर करवाए जाएंगे। तो अगर कोई बच्चा ऐसा है जो स्कूल वगैरह में, या तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है जिनकी स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाई ना हो रही हो, या कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी आपके पास में स्कूलिंग ही ना हो रही हो। वो ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके पास में बोर्ड वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अलग से मतलब स्कूल नहीं जाते, डमी स्कूल्स वगैरह वाली बातें जो आपके पास में चल रही है मार्केट में। तो ऐसे बच्चों के लिए हमारे पास में यहाँ पर एक फुल सिलेबस रहेगा पूरा का पूरा, और उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर से। कुछ लोग यह सोचेंगे सर सॉलिड स्टेट क्यों नहीं कर रहे, तो सॉलिड स्टेट चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा इस बार के जो आपके पास में बोर्ड एग्जाम है उनमें। तो सॉल्यूशंस पहला चैप्टर है जो बोर्ड एग्जाम में इंक्लूडेड है केमिस्ट्री में, और आई एम द फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट एनरिच डिजिटल एकेडमी एंड माय नेम इज रमेश, एंड इन शॉर्ट यू कैन कॉल मी राम सर ऑल्सो। तो वी आर स्टार्टिंग विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हाँ तो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस का इंट्रोडक्शन, जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन। तो सॉल्यूशन जो आपके पास में होता है, मोस्ट ऑफ द बच्चों के माइंड में ये होता है कि पानी के अंदर आप कुछ मिला देते हो तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। नहीं, ये डेफिनेशन सॉल्यूशन की सही नहीं है। तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन कहाँ से आती है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अगर आप बात करते हो कि सॉल्यूशन क्या है, तो इसकी स्टार्टिंग होगी सब्सटेंसेज से। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि नेचर में जो सब्सटेंस अवेलेबल है वो दो टाइप के मेनली। कुछ सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो आपके पास में प्योर है, और प्योर सब्सटेंसेज में कौन कौन आते हैं, तो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आते हैं। जो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl की बात करोगे तो दैट इज ए प्योर सब्सटेंस। अगर आप बात करते हो किसकी, तो O2 H2 दोज आर ऑल प्योर सब्सटेंसेज। अगर अपन बात करें मिक्सचर की, तो दूसरा जो टाइप होता है अपने पास में दैट इज मिक्सचर। और आपने छोटी क्लासों में सबने देखा है कि जो आपके पास में प्योर सब्सटेंसेज होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो वो एक तो एलिमेंट्स होते हैं और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं। तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेज। अगर अपन बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर आप लोग जानते हो कि सर दो टाइप के मिक्सचर अपन ने पढ़े हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स तो आपको पता होगा, जिनको सिंपली आप फिजिकल मेथड से अलग अलग कर लेते हो उनको क्या बोलते हैं अपन, उनको बोलते हैं हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। और जो फिजिकल मेथड से इजीली क्या नहीं हो सकते, सेपरेट आउट नहीं हो सकते, उनको आप क्या बोलते हो, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर और NaCl की बात करोगे तो शुगर और NaCl का मिक्सचर हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा। और अगर आप एयर की बात करोगे तो एयर में अच्छे से घुले हुए है N2O2 सबके सब चीजें, तो वो आपके पास में क्या होगा, एक होमोजेनियस मिक्सचर होगा। सर ये बताने का क्या मतलब हुआ, तो ये बताने का ये मतलब हुआ कि जो होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं उन्हीं को आप सॉल्यूशंस बोलते हो। तो अगर अपन बात करें सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स। सर कोई भी होमोजेनियस मिक्सचर होगा तो उसको क्या अपन सॉल्यूशन बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। कोई भी आपके पास में होमोजेनियस मिक्सचर हो तो उसको आप क्या बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन जो आपके पास में है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। तो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली सेपरेट नहीं होते, दैट्स द थिंग, और अच्छे से घुले हुए होते हैं। ये आपके पास में आप बोल सकते हो। अगर इसकी डेफिनेशन है होमोजेनियस मिक्सचर की बात करोगे तो आप बोलोगे कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर डिसॉल्व्ड कंप्लीटली एंड वेल डिसॉल्व्ड, ऐसा बोल सकते हो आप इसकी डेफिनेशन की होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें कि सॉल्यूशंस क्या है, तो सॉल्यूशंस अपन समझ चुके हैं होमोजेनियस मिक्सचर है। तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि सर कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशंस कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट अपन आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन पे।
तो सॉल्यूशन एक जो है उसके कंपोनेंट्स दो मेनली अपन बोलते हैं। एक कंपोनेंट को अपन बोलते हैं कि वो सॉल्वेंट होगा और दूसरे कंपोनेंट्स जो भी होने वाले हैं उनको अपन बोलेंगे सॉल्यूट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सॉल्वेंट क्या होगा। तो आपको पता है मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर, तो उसमें क्या होगा, दो या दो से ज्यादा चीजें मिली हुई होगी, अच्छे से घुली हुई होगी, और जो अच्छे से घुली हुई चीजें होगी वहां पर सॉल्वेंट वो वाला आपके पास में कंपोनेंट है दैट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट, दैट इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट में जो प्रेजेंट होगा उसको आप क्या बोलने वाले हो, उसको आप बोलने वाले हो सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में कुछ जगह पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि सर ये मैक्सिमम है या ये मैक्सिमम है, तो वहाँ पर आप डिसाइड करोगे। अगर कंफ्यूजन होती है, वैसे जनरली आपको पता है मास से पता चल जाएगा, अगर एक का 100 ग्राम है दूसरे का क्या है 50 ग्राम है, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि सर 100 ग्राम वाला क्या है मैक्सिमम अमाउंट है। लेकिन अगर आपके पास में कुछ जगह पे एक का 40 ग्राम है दूसरे का 40 ग्राम है, तो कैसे कंपेयर करेंगे, तो उस केस में आप देखते हो मोल्स। तो क्योंकि आपको पता है कि केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस किसके बेसिस पे करते हैं अपन, मोल्स के बेसिस पे, तो जिसके मोल्स सबसे ज्यादा होने वाले उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। दैट्स द थिंग। अब देखो सोल्यूट्स की बात करते हैं। सेकंड जो आपके पास में कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को अपन क्या बोल सकते हैं, सोल्यूट्स बोल सकते हैं। और सोल्यूट्स क्या होते हैं, तो ऑल द कंपोनेंट्स एक्सेप्ट सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट्स। सभी के सभी कंपोनेंट्स, all the other components are called, अब देखो all the other components का क्या मतलब है, एक्सेप्ट किसके, सॉल्वेंट के। ये सॉल्वेंट के अलावा जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उनको अपन क्या बोलने वाले हैं, सोल्यूट्स बोलने वाले। तो कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दो चीज़ों को मिलाया, जैसे NaCl और वाटर को मिलाया, और आपने क्या किया है, वाटर को ज़्यादा रखा है और NaCl को कम रखा है, तो आपको पता है एक लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, और उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और जो सॉल्यूट है वो NaCl है। लेकिन अगर आप यहाँ पर NaCl के साथ साथ में कुछ और भी मिला देते हो, जैसे MgCl2 मिला देते हो, तो जो MgCl2 और NaCl है दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, सोल्यूट होने वाले हैं, और वाटर क्या रहने वाला है, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि उसकी अमाउंट क्या है, मैक्सिमम है। दैट्स द थिंग जो आपके माइंड में सबसे पहले बेसिक तौर से क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं कि सॉल्यूशन के टाइप्स कैसे कैसे होंगे। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पे जाने के लिए अपन एक बेसिस ये लेते हैं कि कंपोनेंट्स के बेसिस पे सॉल्यूशंस के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो अपन सबसे पहले उसी की बात करते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ solutions on the basis of components। यही जो कंपोनेंट्स थे, ये देखो अगर आपके पास में एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा तो वो एक अलग तरीके का सॉल्यूशन बनेगा, और उसको अपन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशंस। अपने सिलेबस में वैसे केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशंस डाल रखा है इन्होंने। तो बाइनरी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है सर, तो बाइनरी सॉल्यूशंस में एक सोल्यूट होता है और एक ही क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। वैसे आपको पता है सर सोल्वेंट तो ऑलरेडी एक ही होता है, लेकिन इसका ध्यान रखना है कि सोल्यूट भी क्या होगा, एक ही होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस। ऐसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि टर्नरी भी हो सकता है और आपके पास में क्वाटरनरी भी हो सकता है। तो टर्नरी और क्वाटरनरी जो सॉल्यूशंस होंगे वहां पर क्या होने वाला है, वहां पर आपको समझ में आ रहा है कि जो टर्नरी सॉल्यूशन होगा वहां पर सोल्यूट कितने हो जाएंगे, दो। एक सॉल्वेंट तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक सॉल्वेंट तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, और साथ में तीन क्या हो जाएंगे, सोल्यूट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन सर बाइनरी हो सकता है, टर्नरी हो सकता है, क्वाटरनरी हो सकता है, लेकिन अपने सिलेबस में जो डिस्कस कर रखा है वो कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशंस है। सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है कि बाइनरी सॉल्यूशंस का डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। तो ये केवल नाम मैंने बता दिए कि अगर कहीं आपको दिखे तो इन नाम का ये मतलब होता है, दैट्स द थिंग, ठीक है। बाकी आपको ध्यान केवल किसका रखना है, तो वो रखना है केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशंस का, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन।
तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी दैट इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट एंड इट इज डिसाइडेड बाय सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होने वाली है वो की वही किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। तो इसका मतलब ये है कि सर फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की तो 3 हो सकती है, और वो क्या क्या हो सकती है, वो हो सकती है आपके पास में लिक्विड, और आपके पास में गैस, और आपके पास में थर्ड इज सॉलिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर सॉल्यूशन भी, इसका मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे अगर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें तो कितने टाइप के हो जाएंगे, 3 टाइप के हो जाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सर लिक्विड सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिक्विड सॉल्यूशन में आपको खुद से समझ में आ रहा है कि सर लिक्विड सॉल्यूशन कब होगा, जब सॉल्वेंट क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, और अगर वो आपके पास में क्या होगा, लिक्विड होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन भी लिक्विड होने वाला है। और इसका मतलब यह है कि सर लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो फिक्स है, लिक्विड ही होगा, और जो आपके पास में सोल्यूट है वो क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो इसके बेसिस पे आपको समझ में आ रहा होगा कि लिक्विड सॉल्यूशन फर्दर 3 टाइप्स का हो सकता है। और ऐसे के ऐसे ही आपके पास में गैसियस सॉल्यूशन की बात करोगे तो सॉल्वेंट तो गैस होगा ही होगा, जो सोल्यूट होगा वो 3 अलग अलग फिजिकल स्टेट में आ सकता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि जो आपके पास में क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट को तो सॉलिड होना ही पड़ेगा, जो आपके पास में सोल्यूट है वो तीनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और इन्हीं कॉम्बिनेशंस को अपन बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक में, जो हमारे पास में होने वाला है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो आपको यहां पर लिखी हुई एक टेबल बनी हुई है अच्छी सी, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं कि कौन सा सॉल्यूशन कब बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं गैसियस सॉल्यूशन की। तो आपको पता है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट डिसाइड होती है सॉल्वेंट से, तो अगर सॉल्यूशन गैसियस है तो इसका मतलब जो आपके पास में सॉल्वेंट होगा वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। तो देखो यहां पर आपके पास में सॉल्वेंट क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है, और वो क्या है अपने पास में, दैट इज गैस। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक गैसियस सॉल्यूशन है। जो आपके पास में सॉल्यूट होगा वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो गैस का जो आपके पास में मिक्सचर होगा वो एयर है ना, गैस का होमोजीनियस मिक्सचर एयर बोल सकते हो आप। यहां पर भी ये लिखा मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, क्योंकि ये बाइनरी की बात कर रहा है। मैंने आपको अभी बोला कि अपने चैप्टर में मोस्टली किसकी बात करेंगे, अपन बात करने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशंस की, इसलिए इसने ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लिया है, क्योंकि एयर की बात करेंगे तो वो बहुत सारी गैसेज हो जाएगी, तो वो बाइनरी नहीं बचेगा इसलिए, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करो कि एयर क्या है, तो एयर को भी आप इस टाइप के गैसियस सॉल्यूशन में रख सकते हो। अगर लिक्विड इन गैस की बात करें तो लिक्विड जो आपके पास में सोल्यूट है और गैस है, तो आपको पता रखना है कि नाइट्रोजन जो गैस होती है उसमें क्लोरोफॉर्म क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अगर नाइट्रोजन गैस के एनवायरनमेंट में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म आप रिलीज कर देते हो पाउडर्ड फॉर्म में, तो थोड़ी देर बाद में आपको रियलाइज होता है कि वो तो नीचे गिरा ही नहीं, कहाँ गया, तो वो नाइट्रोजन गैस के अंदर क्या हो गया है, डिसॉल्व हो गया है। और ऐसे जो आपके पास में सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, गैसियस रहेगा वो, क्योंकि वो नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म डिसॉल्व हुआ, दैट्स द केस, ठीक है। अगर अपन गैस सॉलिड इन गैस की बात करें तो कैम्फर भी सेम आपके पास में प्रॉपर्टी दिखाएगा कि कैम्फर भी क्या हो जाता है, इसमें डिसॉल्व हो जाता है नाइट्रोजन गैस में। तो कैम्फर एंड क्लोरोफॉर्म दोनों को आप नाइट्रोजन में डिसॉल्व कर सकते हो। कैम्फर खुद सॉलिड है तो ये सॉलिड इन गैस हो गया, क्लोरोफॉर्म जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है, वैसे सॉलिडिफाई आपको पता है, कर सकते हो उसको भी। तो लिक्विड इन गैस जो आपके पास में होगा वो क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस एग्जांपल हो जाएगा उसका। नेक्स्ट अपन बात करें लिक्विड सॉल्यूशन की, तो यहां पर आपको ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि सर लिक्विड सॉल्यूशंस में जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होने वाली है वो क्या होगी, लिक्विड होगी। और इसका मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होने वाला है, लिक्विड होने वाला है। तो सॉल्वेंट तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जो लिक्विड होना ही होना है। और जो सॉल्यूट है वो तीनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में आ सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। अब गैस इन लिक्विड आपने सबने सुना है कि जो आपके पास में मेरीन लाइफ है वो किस पे बेस्ड है, वो ऑक्सीजन डिसॉल्व रहते हैं वहां पर वाटर में, इसलिए वो वहां से रेस्पिरेशन करते हैं। और इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर किसका
एग्जाम्पल है, जो सॉल्यूशन बना है वो एग्जाम्पल है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का, जो आपको समझ में आ रहा है यहाँ से। अगर एथेनॉल को डिजोल्व करे वाटर में तो आप सबको पता है एथेनॉल वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है। वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने तो नहीं किया, देखा तो होगा, ठीक है। तो एथेनॉल डिजोल्व इन वाटर की अगर बात करें तो लिक्विड इन लिक्विड वैसे करना भी नहीं चाहिए, आप सबको पता है कि ऑब्वियस सी बात है, उस पर एक बड़ी सी वार्निंग लिखी हुई आती है, तो बड़ी सी वार्निंग से भी जो नहीं समझते वो कभी समझेंगे भी नहीं, ठीक है। तो जो लिक्विड इन लिक्विड की बात करें तो वो क्या होगा, एथेनॉल डिजोल्व्ड इन वाटर, ये एक एग्जांपल उसका हो सकता है। सॉलिड इन लिक्विड की अगर बात करें तो ग्लूकोज, आपको पता होगा ग्लूकोज वाटर, ग्लूकोन डी को पानी में डाला होगा आपने, तो वो आपके पास में क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। तो ग्लूकोज डिजोल्व्ड इन वाटर जो आपके पास में होता है वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, सॉलिड इन लिक्विड का, दैट्स द थिंग, ठीक है। या इसके एग्जांपल सॉलिड इन लिक्विड में तो आप NaCl भी ले सकते हो, NaCl डिजोल्व्ड इन वाटर, क्योंकि NaCl को वाटर में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल सिंपल, जो से आपके पास में क्या होगा, जो वाटर, जो सोल्टी वाटर होगा, सोल्टी वाटर इसका एग्जांपल हो सकता है, दैट्स द थिंग, ठीक। सॉलिड सॉल्यूशंस पे आते हैं नेक्स्ट। तो सॉलिड सॉल्यूशंस बोलते ही अब आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि सर जो सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं उन सॉलिड सॉल्यूशंस में जो आपके पास में सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, दैट्स द थिंग। क्यों, क्योंकि आपको पता है सॉल्वेंट ही फिजिकल स्टेट डिसाइड करता है, तो ये सॉल्वेंट क्या हो गया है, सॉलिड हो गया है। और जो आपके पास में सोल्यूट है वो तीनों अलग अलग फिजिकल स्टेट में हो सकते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। अगर अपन बात करें गैस इन सॉलिड, गैस कैसे सॉलिड में डिजोल्व हो सकते हैं, तो आपको पता रखना है इनके बारे में। वैसे लेटर ऑन आप डी ब्लॉक में पढ़ेंगे भी अपन कि जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आपके पास में ट्रांजिशन मेटल्स में डिजोल्व हो जाती है। तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम एक ट्रांजिशन मेटल है, उसमें ये क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लिक्विड इन सॉलिड, तो लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो अमलगम्स किसने नहीं पढ़े, लिक्विड इन सॉलिड जो अमलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम है, सोडियम के साथ में किसको मिलाया है, आपने मर्क्यूरी को मिलाया है, इसलिए NaHG बन गया। आप सबने सुना होगा कि NaHG, ये जो लिख रहा हूं मैं, ये क्या है, सोडियम अमलगम, और यहां पर जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड है और ये क्या है, सॉलिड है। तो जो लिक्विड इन सॉलिड टाइप का ये क्या बन रहा है, सॉल्यूशन बन रहा है। सॉलिड इन सॉलिड तो किसने नहीं सुना है, सॉलिड सॉलिड सबने एलॉयज के नाम सुने होंगे। तो कॉपर डिजोल्व्ड इन गोल्ड हो सकता है, आपको पता होगा जो 22 कैरेट गोल्ड होता है वहां पर क्या होता है, मेनली कॉपर डिजोल्व्ड होता है, दैट्स द थिंग। ऐसे ही आपने ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इन सब के नाम सुने होंगे, और ये सब के सब क्या होते हैं, एलॉयज होते हैं। तो सभी के सभी एलॉयज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशंस के अंदर आ सकते हैं, दैट्स द थिंग, ठीक है। नेक्स्ट अपन अपने मेन टॉपिक पे मूव करते हैं, और ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया कि सॉल्यूशन होता क्या है। नेक्स्ट अपन मूव करेंगे चैप्टर के मेन कोर पार्ट पे, और कोर पार्ट पे मूव करने से पहले एक 11th क्लास का टॉपिक होता है जो आपको पढ़ना होता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये अगर आपको नहीं आएगा तो चैप्टर में आगे अपन जो पढ़ने वाले हैं हेनरीज लॉ एंड सो ऑन, तो उन चीजों में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे अपन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, यस सर क्या ये आपके पास में बोर्ड के सिलेबस में है? यस, जो बोर्ड का सिलेबस है एज इट इज अपन वो का वही लेके चल रहे, उससे ज्यादा एक भी चीज नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, ठीक है, क्योंकि ये अपन केवल बोर्ड को फोकस करते हुए पढ़ रहे, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि अपने पास में जो सॉल्यूशन के टाइप है वो अपन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं? तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को समझने के लिए अपन बात करते हैं सॉल्यूशंस की ही। देखो आपको पता है कि एक सॉल्यूशन है, जैसे एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। अगर आपके पास में 1 लीटर वाटर है और उस 1 लीटर वाटर में आपने 50 ग्राम NaCl मतलब नमक डाल दिया है, वो डिजोल्व कर दिया है, एक सॉल्यूशन को तैयार करके इधर रख दिया, आपको पता है वो सॉल्यूशन बनेगा। दूसरी साइड आप क्या करते हो, 1 लीटर पानी फिर से लेते हो और उसमें आपके पास में 200 ग्राम 200 ग्राम जो आपके पास NaCl है वो डाल के रख दिया है। अब दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करो तो आपको कंपेयर करने से साफ साफ दिख रहा है कि सर ये वाला जो सॉल्यूशन था, ये सॉल्यूशन 200 ग्राम इन 1 लीटर से बना था और ये वाला सॉल्यूशन 50 ग्राम इन 1 लीटर से बना था। तो ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, और ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन दिखेगा
और ये ज़्यादा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिखेगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो आप दो टाइप के बोल सकते हो सर, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और दोनों के दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर कैसे करें? अब देखो, एक अगर आपके पास में दो चीजें जो दिख रही है, ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ये ज्यादा डाइल्यूटेड है, क्योंकि यहाँ 200 था, यहाँ 50 था। अगर ये 50 और 55 होते तो फिर कंपेयर करना थोड़ा सा भी डिफिकल्ट हो जाता। तो वहां पर कंपैरिजन के लिए अपन ने कुछ को टर्म्स डिफाइन किए साइंटिस्ट ने, और उन टर्म्स को अपन बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। और उन टर्म्स की जो डेफिनेशंस है, उन डेफिनेशंस को आपको बिल्कुल एज इट इज पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपने पास में है, पहली बात तो क्या ये सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो क्या करते हैं, वो अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस जो एक ही, जैसे NaCl इन वाटर के सॉल्यूशन है, यहां पर कम NaCl है, यहां पर ज्यादा है, यहां पर इससे भी ज्यादा है, इनको कंपेयर करते हैं। ये काम कौन करता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करते हैं, ठीक है। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो हमारे पास में है दैट इज मोलेरिटी। तो मोलेरिटी क्या होता है? तो मोलेरिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज डिफाइंड, मोलेरिटी इज डिफाइंड एज moles of solute present in 1 liter of solution, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आपको अभी तक ये पता चल गया होगा कि सर जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कैसे बना है, तो वो सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बना है। तो इस तरीके से जो आपके पास में सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें अगर अपन बात करें मोलेरिटी की, तो उसको डिफाइन किया जाता है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब जो मोलेरिटी होता है, इसको पहली बात तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं ये भी ध्यान रखना है। तो इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहिए तो M क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? लीटर में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है वहां पर 1 लीटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन लीटर। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है जो आपको बिल्कुल एज इट इज लर्न रखना है, ठीक है। तो मोलेरिटी इज डिफाइंड एज मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो मिलीलीटर में आया तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा? लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो अगर इसको मिलीलीटर में लिखेंगे तो यहां पर into 1000 करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, दैट्स द थिंग, ठीक है। तो यहां पर आपके पास में जो कन्वर्जन फैक्टर्स वगैरह है वहां से न्यूमेरिकल्स अपन आगे प्रैक्टिस करेंगे। अभी एक बार के लिए जो मोलेरिटी होता है वो क्या होता है वो क्लियर होना चाहिए। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट आपको यहां से समझ में आ रही है कि सर यूनिट होगी इसकी मोल पर लीटर। तो यूनिट इसकी हो जाएगी मोल पर लीटर। अब इस मोल पर लीटर को इसके नाम के बेसिस पे ही मोलर भी बोलने लग गए हैं, तो ये यूनिट क्या हो जाएगी? मोलर भी हो जाएगी, जिसको भी कई बार एम लिखा हुआ आ जाता है। तो आपके पास में जो यूनिट है वो मोल पर लीटर होते हैं और उसको मोलर बोलते हैं, और इसको कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। सर इसको भी किया जाता है, हाँ, दोनों जगह आप कैपिटल एम यूज करते हो तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे मूव करते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास में है। एक बार सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या करेंगे, उन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे बेस्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। वैसे आपको पता है बोर्ड एग्जाम में तो डायरेक्टली डेफिनेशंस भी पूछी जा सकती है, ठीक है। तो मोलेलिटी की बात करें अगर, तो मोलेलिटी क्या होती है? तो मोलेलिटी सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से, और ये क्या होता है? तो इट इज डिफाइंड as moles of solute present in 1 kg ऑफ सोलवेंट। 1 kg सोलवेंट के अंदर कितना प्रेजेंट होगा सोल्यूट, उस तरीके से डिफाइन किया जाता है किसको? मोलेलिटी को। तो यहां से आपको इस डेफिनेशन से साफ साफ समझ में आ रहा है कि सर अगर स्मॉल m की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट
डिवाइड बाई मास ऑफ या वेट ऑफ सोलवेंट, किस में, साफ साफ वहां से दिख रहा है कि सर केजी में लेना है उसको, ठीक है। अब सर ये ग्राम में आ जाए तो आपको खुद को पता है सर 1 केजी में 1000 क्या होते हैं, ग्राम होते हैं। तो अगर ये ग्राम में आ जाए तो यहाँ पर इनटू क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो मोलिलिटी जो आपके पास में है वो क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि सर जो मोलिलिटी है उसकी यूनिट क्या होगी, तो मोलिलिटी की यूनिट आपके पास में होती है, यहां से आपको समझ में आ रहा है कि सर मोल पर केजी होगी इसकी यूनिट। और इस मोल पर केजी को क्या बोला जाता है, इसको इसके नाम के बेसिस पे मोलल भी बोला जाता है। मोलल, दिस इज मोलल एंड दैट वाज मोलर, ये मोलल भी बोला जाता है इसको, जिसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, तो दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म सबको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पे अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास में जो है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगर बात करें तो ये होता क्या है सर, तो मोल फ्रैक्शन आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि सर ये मोल्स का फ्रैक्शन है, दैट्स द थिंग। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें कि ए एक कंपोनेंट है जो एक सोलवेंट की तरह बिहेव कर रहा है किसी सॉल्यूशन में, और एक बी कंपोनेंट है जो एक सॉल्यूशन में बिहेव कर रहा है किसकी तरह, सोल्यूट की तरह। और जो ए एक सोलवेंट है, उस सोलवेंट के मोल्स हमारे पास में है n ऑफ ए। सर कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है गिवन मोल्स अगर निकालने हैं तो कैसे निकालोगे आप, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, ये डेफिनेशन होती है आपको पता है मोल्स की, ठीक है। तो ये मास डिवाइड बाय मोलर मास से निकाल लोगे, मास डिवाइड बाय मोलर मास से इसको क्या कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। इसके मोल्स मान लेते हैं क्या है, NB है। तो जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन होता है, जो जैसे इसकी बात करें अपन B के मोल फ्रैक्शन की, तो उसको लिखा जाता है XB। तो XB जो आपके पास में होगा वो किसके बराबर होगा, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, मतलब मोल्स ऑफ द B डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज Na अप प्लस NB। अगर अपन बात करें ए की मोल फ्रैक्शन की, तो ये भी आप निकाल सकते हो XA, मोल्स ऑफ द कंपोनेंट मतलब Na डिवाइड बाई Na प्लस NB, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां से आपको समझ में आ रहा है कि सर अगर इन दोनों को अपन अच्छे से देखें तो एक चीज हमें समझ में आती है, और वो क्या है, XA प्लस XB हमेशा 1 नहीं होगा। ये नहीं सोचना है कि हमेशा 1 होगा, लेकिन यहां पर 2 ही कंपोनेंट थे इसलिए इन दोनों का सम क्या होगा, 1 होगा। अगर कंपोनेंट 3 होते तो फिर XA प्लस XB प्लस XC क्या होने वाला था, 1 होने वाला था। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस डिस्कस किए, मतलब कंपोनेंट्स क्या होंगे, 2 ही होंगे। तो XA प्लस XB क्या होगा, उनके लिए 1 होने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर सर हमें मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछ ले तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप बोल सकते हो कि मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा, Na प्लस NB होगा। और यहां से आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो। आगे यूनिट की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर मोल फ्रैक्शन मोल अपॉन मोल मतलब यूनिट लेस होगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा और यूनिट लेस क्वांटिटी आ जाएगी ये, ठीक है। तो जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है। यहां तक 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म अपन कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म की अगर अपन बात करें तो बहुत सारे परसेंटेज टर्म्स डिफाइन होते हैं और उन परसेंटेज टर्म्स को अपन अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो पहला परसेंटेज टर्म अपन देखते हैं, दैट इज जिसको मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज बोलते हैं। मास परसेंटेज भी लिखा जाता है और वेट परसेंटेज भी लिखा जाता है। तो ये क्या होता है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, पहली बात तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है परसेंटेज वेट बाय वेट। और होता है क्या है ये, तो ये होता है आपके पास में वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्यूशन।
इंटू 100, परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना ही होगा। ये देखो सॉल्यूशन, आपको सेम परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि आपके कितने मार्क्स आए और कितने मार्क्स का था एग्जाम, यही तो निकालते हैं इंटू 100। और यहाँ पर क्या है, टोटल कितना वेट है, तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन, सोल्यूट का वेट परसेंटेज निकालना है तो W सोल्यूट कितना है इंटू 100, दैट्स द थिंग। ठीक है, तो आप परसेंटेज तो इजीली समझ सकते हो, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा भी है। सेकंड, अगर अपन परसेंटेज टर्म की बात करें तो वो हमारे पास में होता है वॉल्यूम परसेंटेज। सर वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, तो वॉल्यूम परसेंटेज को डिफाइन किया जाता है परसेंटेज V/V लिखते हैं इसको, और ये होगा सेम ऐसे ही V ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि सर इसका मास परसेंटेज की डेफिनेशन पूछ ले तो कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसे लिखोगे, देखो कि द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको लिखोगे, कैसे लिखोगे, द मास ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट के जो आपके पास में वॉल्यूम होने वाला है 100 ml सॉल्यूशन में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं। थर्ड, अगर अपन बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, दैट इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी उसको बोल सकते हैं। और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, तो वो हमारे पास में होगा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, यहां पर वेट ऑफ सोल्यूट लेंगे ऊपर, और नीचे वॉल्यूम ऑफ क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, इनटू क्या हो जाएगा 100, क्योंकि ये परसेंटेज है, दैट्स द थिंग। एक परसेंटेज टर्म और डिफाइन किया जाता है, ये तीनों तो आपको क्लियर होगा। अब देखो इसकी अगर डेफिनेशन पूछे, मास बाय वॉल्यूम और परसेंटेज की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोल सकते हो द वेट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, दैट्स द थिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो परसेंटेज में ही होता है, वो आप बोल सकते हो कि सर मोल परसेंटेज नाम की भी एक चीज होती है। वैसे मोल परसेंटेज कुछ नहीं है, आपको पता है मोल का फ्रैक्शन अभी अपन ने निकाला था, वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वहां पर एक परसेंटेज टर्म आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा ही क्या होने वाले, 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, तो अगर वैल्यू जैसे 0.4 है तो उसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 में से कन्वर्ट करना है, तो इसका मतलब 0.4 का मतलब क्या हो जाएगा, 40% हो जाएगा, दैट्स द थिंग। तो अगर आप जो आपके पास में मोल फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आप इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर x इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, दैट्स द थिंग। क्योंकि फ्रैक्शन को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, तो ये टर्म कभी कभार कहीं क्वेश्चंस में यूज हो सकता है, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे पास में कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ऐसे भी है जो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए यूज होते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब देखो पहली बात तो सर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस में देखो आपको पता है कि अगर आपके घर के ऊपर का जो वाटर टैंक है उसके अंदर आप 1-2 ड्रॉप H2SO4 डाल दो तो आपको ये चीज पता है या ये चीज समझते हो आप कि सर 1-2 ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला, जो एसिड का इंपैक्ट होगा वो नहीं होगा। तो सर एसिड का इंपैक्ट नहीं होगा तो वहां पर जो आपके पास में कॉन्सेंट्रेशन है क्या वो निकालना जरूरी है? ऑब्वियस सी बात है, वहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं। लेकिन आपको पता है जो मर्क्यूरी वगैरह, जो लेड वगैरह होती है, इनकी अगर पॉइजनिंग है तो इनकी पॉइजनिंग वाटर के अंदर बहुत कम क्वांटिटी में भी खतरनाक या डेंजरस हो सकते हैं आपके लिए। और इन पॉल्यूटेंट्स की जो आपके पास में वाटर में कॉन्सेंट्रेशन है उसको निकालने के लिए जो जनरल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है वो तो सफिशिएंट नहीं है। तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल कि वाटर में इससे ऊपर अगर आपके पास में लेड प्रेजेंट हुआ, इससे ऊपर कॉन्सेंट्रेशन लेड की हुई तो वो आपके लिए डेंजरस है। ऐसे ही अगर मर्क्यूरी की बात करें तो एक स्पेसिफिक
लिमिट होगी कि इससे ऊपर मर्क्यूरी की क्वांटिटी वाटर के अंदर अवेलेबल होगी तो वो आपके लिए डेंजरस है। तो इनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में, एक को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन और एक को बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है इसको अपन लिखते हैं शॉर्ट में ppm। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, तो आपको पता है कि मिलियन का मतलब होता है 10⁶, और 10⁶ ग्राम जो सोलवेंट होता है उसमें अगर 2-4 ग्राम अगर सोल्यूट के प्रेजेंट है तो आपको पता है जनरली तो वो मैटर नहीं करते, लेकिन अगर वो खतरनाक मर्क्यूरी जैसा या लेड जैसा क्या है आपके पास में पॉइजन है, पॉइजनस सब्सटेंस है या पोल्यूटेंट है, तो वहां पर आपके पास में वो मैटर करेगा। तो इसका मतलब जो ppm होता है वो ppm किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, तो वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ द सोलवेंट। सर सोलवेंट क्यों लिया, सॉल्यूशन ले लो। सॉल्वेंट इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन 10⁶ मतलब 10 लाख ग्राम का क्या है, सोलवेंट है। उसके अंदर अगर आपने 2-4 ग्राम सोल्यूट मिलाया तो वो 10 लाख ग्राम ही तो बचा। 10 लाख 4 का क्या मतलब है, 10 लाख ही तो है। तो इसका मतलब ये है कि सर जो वेट ऑफ द सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट बराबर ही होगा वेट ऑफ द सोलवेंट के। तो अपन इसको डिफाइन करते टाइम नीचे वेट ऑफ सोलवेंट ही लेते इनटू क्या कर सकते हैं 10⁶, जो कहां से आया, मिलियन से आया। लेकिन अगर अपन बात करें कि सर इससे भी कम कॉन्सेंट्रेशन अगर कहीं मैटर करती है तो उनका क्या करेंगे, तो उनके लिए एक और टर्म डिफाइन है जिसको अपन बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर बिलियन जो आपके पास में होगा उसको अपन बोलते हैं ppb, और ये क्या होगा, तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सोलवेंट। वो तो सेम ही होने वाला रेशियो, तो क्यों होगा वो भी अभी मैंने क्लियर किया आपको, इंटू 10⁹। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ppm एंड ppb हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास में थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। और एक काम आपको करना है और वो काम ये है कि अपने सभी दोस्तों तक खबर फैला दो कि एनरिच डिजिटल एकेडमी लेके आई है आपके लिए एक फुल बोर्ड पैटर्न सिलेबस ऑन यूट्यूब। ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक करते रहो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।